ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है, केवल एक जलधारा नहीं बल्कि एक जीवंत सभ्यता की जीवन रेखा है। इसका उद्गम हिमालय के कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह स्थान अत्यंत ऊंचाई पर है और यहाँ का वातावरण बहुत ही कठोर है। तिब्बत के पठार पर यह नदी पूर्व की ओर एक शांत और चौड़ी धारा के रूप में बहती है। इस यात्रा के दौरान यह अपने साथ हिमालय के पिघलते बर्फ का पानी और खनिज लेकर आगे बढ़ती है, जो इसकी शक्ति का मुख्य स्रोत बनता है। यह नदी अपने उद्गम से ही एक रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप धारण कर लेती है, जो आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला है। तिब्बत में लगभग 1625 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद यह नदी हिमालय के पूर्वी छोर पर एक गहरा और संकरा मोड़ लेती है। यहाँ यह नामचा बरवा पर्वत के पास एक विशाल और दुर्गम घाटी, जिसे यारलुंग त्संगपो ग्रैंड कैनियन कहते हैं, का निर्माण करती है। यह दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है और यहाँ नदी का वेग बहुत तेज हो जाता है। इसी स्थान से यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम सियांग हो जाता है। अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में बहते हुए यह नदी अपनी युवावस्था की पूरी शक्ति का प्रदर्शन करती है और यहाँ के घने जंगलों को जीवन प्रदान करती है। अरुणाचल प्रदेश से निकलकर जब यह नदी असम के मैदानी इलाकों में पहुँचती है तो इसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ दिबांग और लोहित जैसी बड़ी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं और यहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम के मैदानों में यह एक विशाल और चौड़ी नदी बन जाती है, जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर 10 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस विशालता के कारण ही इसे नद यानी पुरुष नदी की संज्ञा दी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसमें से यह भारत में करीब 916 किलोमीटर तक बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, मानस और तीस्ता शामिल हैं, जो इसके जलस्तर और प्रवाह को और भी बढ़ा देती हैं। असम के मैदानों में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे यह अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी को किनारों पर जमा करती है। यह प्रक्रिया हर साल बाढ़ के दौरान और भी तेज हो जाती है, जो असम के लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों है। एक ओर जहां बाढ़ से तबाही होती है, वहीं दूसरी ओर यह खेतों के लिए नई और पोषक मिट्टी लाती है, जिससे यहाँ की कृषि बहुत समृद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह असम की पूरी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु है। यहाँ के लोग पूरी तरह से इस नदी पर निर्भर हैं और इसका हर उतार चढ़ाव उनके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन एक अत्यंत समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। इसके किनारे घने जंगल, आर्द्र भूमियां और घास के मैदान पाए जाते हैं, जो अनगिनत प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करते हैं। इस नदी में दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ जलीय जीव पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गंगा डॉल्फिन है, जो ताजे पानी की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार की मछलियाँ, कछुए और मगरमच्छ भी निवास करते हैं। यह नदी और इसके आसपास के जंगल एशियाई हाथी, एक सींग वाले गैंडे, बाघ और जंगली भैंसों जैसे बड़े स्तनधारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण गलियारा प्रदान करते हैं। यह जैव विविधता इस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। नदी के किनारे स्थित काजीरंगा और मानस जैसे राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल हैं, जो ब्रह्मपुत्र द्वारा पोषित होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। हर साल आने वाली बाढ़ इन पार्कों के पारिस्थितिकी तंत्र को नवीनीकृत करने में मदद करती है, जिससे घास के मैदान हरे भरे रहते हैं और जानवरों को भोजन मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का बेसिन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया और मध्य एशिया से हजारों पक्षी यहाँ आते हैं, जिससे यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। हालांकि इस समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का दबाव बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जिसके कारण भारत और चीन दोनों ही इस पर बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं। चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्संगपो पर कई बड़े बांध बनाए हैं और कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं। इन बांधों से नदी के प्राकृतिक प्रवाह
और गाद की मात्रा पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे भारत के निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता और कृषि प्रभावित हो सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि नदी का प्रवाह बदलना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। इन परियोजनाओं से बिजली तो मिलेगी, लेकिन इनके निर्माण से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और स्थानीय समुदायों का विस्थापन भी हो रहा है। बांधों के निर्माण से नदी के जलीय जीवन, विशेषकर मछलियों के प्रवासन मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है, ताकि हम इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को भविष्य के लिए संरक्षित रख सकें। असम के मैदानों से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में यह पद्मा नदी, जो गंगा का बांग्लादेशी नाम है, से मिलती है और आगे चलकर मेघना नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल और जटिल नदी तंत्र का निर्माण करता है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ घनी आबादी निवास करती है। करोड़ों लोगों का जीवन और आजीविका इसी डेल्टा पर निर्भर है, जहाँ वे मछली पकड़ने और खेती जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। ये डेल्टा एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो दो महान नदियों के संगम से बना है। सुंदरबन, जो इस डेल्टा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का अंतिम और सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ के बाघ पानी में तैरने और मैंग्रोव की जटिल जड़ों के बीच शिकार करने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। सुंदरबन न केवल बाघों का घर है, बल्कि यह खारे पानी के मगरमच्छ, चित्तीदार हिरण और सैकड़ों प्रकार के पक्षियों सहित कई अन्य प्रजातियों को भी आश्रय देता है। यह मैंग्रोव जंगल एक प्राकृतिक ढाल के रूप में भी काम करता है, जो तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों और सुनामी से बचाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का केवल भौगोलिक या पारिस्थितिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है और यह भारत की एकमात्र पुरुष नदी है। ये मान्यता इसे एक पवित्र और पूजनीय नदी बनाती है। असम में हर साल ब्रह्मपुत्र पुष्करम नामक एक भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु नदी में स्नान करने और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि इस नदी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नदी असम के लोगों की आस्था और पहचान का एक अभिन्न अंग है। असम और अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियों के लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उनके जीवन का आधार हैं। मिशिंग, देवरी और बोडो जैसी जनजातियां नदी के किनारे रहती हैं और उनकी संस्कृति, लोक कथाएं और परंपराएं पूरी तरह से नदी से जुड़ी हुई हैं। वे मछली पकड़ने, खेती करने और परिवहन के लिए नदी पर निर्भर हैं। उनके गीत, नृत्य और त्योहार नदी के बदलते मौसमों और उसके उपहारों का जश्न मनाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम है, जो विभिन्न धर्मों, परंपराओं और समुदायों को अपने किनारों पर एक साथ जोड़ती है और उनके जीवन को समृद्ध करती है। अंत में, ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जिसका महत्व अतुलनीय है। ये केवल पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के लिए जीवन, आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से निकलकर भारत और बांग्लादेश के उपजाऊ मैदानों तक की अपनी लंबी यात्रा में ये नदी अनगिनत रूपों में मानवता की सेवा करती है। ये किसानों के खेतों को सींचती है, मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है और अपने किनारों पर बसी विविध संस्कृतियों का पोषण करती है। इसका हर पहलू, चाहे वह इसकी विनाशकारी बाढ़ हो या इसकी जीवनदायिनी गाद, इस क्षेत्र के जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र का महत्व केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका विशाल बेसिन दुर्लभ वन्य जीवों और वनस्पतियों को आश्रय देता है, जो हमारी प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा हैं।
काजीरंगा और मानस जैसे राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी की देन है। इसलिए इस नदी का संरक्षण केवल पानी के स्रोत को बचाना नहीं है, बल्कि यह एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का प्रयास है। हमें यह समझना होगा कि नदी का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे अपने स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अनियोजित विकास जैसी चुनौतियां ब्रह्मपुत्र के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं। नदी पर बन रहे बांधों से इसके प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव आ सकता है, जबकि औद्योगिक और शहरी कचरा इसके पानी को प्रदूषित कर रहा है। इन खतरों से निपटने के लिए एक सामूहिक और टिकाऊ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें सभी हितधारक देशों यानी चीन, भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग आवश्यक है, ताकि नदी के संसाधनों का प्रबंधन न्याय संगत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जा सके। हमें विकास और संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने की जरूरत है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी साझी विरासत है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना हमारा साझा कर्तव्य है। यह नदी हमें सिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, उदार और फिर भी नाजुक हो सकती है। यह हमें सहयोग और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाती है। जब हम ब्रह्मपुत्र के विशाल विस्तार को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक बड़े और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। इस महान नद का सम्मान करके और इसकी रक्षा करके हम न केवल एक नदी को बचाते हैं, बल्कि हम अपने स्वयं के भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह अनंत है और इसकी कहानी हमेशा जीवित रहनी चाहिए।